प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, जैसा कि कल हमने पढ़ा था और उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मनोविज्ञान की शाखाओं के बारे में आज बात करेंगे। मनोविज्ञान की जो शाखा है उनको बेसिक और अप्लाइड यानी मूलभूत और व्यावहारिक दो नामों से जाना जाता है, जिनके नाम है विकासात्मक, प्रायोगिक, सामाजिक, असामान्य, विभेदक, तुलनात्मक, पशु, गतिशील और व्यावहारिक। मनोविज्ञान के अंतर्गत नैदानिक, विद्यालयी, शिक्षा, औद्योगिक, खेल, बाल, किशोर। अब इन्हीं सबको समझने के लिए हमें जो मनोविज्ञान के विविध क्षेत्र और शाखाएं हैं उन्हीं के अंतर्गत इन संपूर्ण क्षेत्रों का अध्ययन किया गया है और प्रत्येक के बारे में कि विकास के अंतर्गत मनोविज्ञान की क्या भूमिका है, उस पर प्रयोग कैसे किया जाते हैं और उनका निष्कर्ष कैसे निकाला जाता है, समाज में कैसे अप्लाई किया जाता है और किस तरह से इन सबको देखा जाता है। इसी के तहत इसके जो एरियाज़ हैं उनको भी बांटा गया है। लगभग इनमें और इनमें अंतर नहीं है। यहाँ पर थोड़ी सी समानता दिखाने के लिए जहाँ कुछ जो समानता है वो इनमें और इनमें जो नाम का एक रूपता है वो एक रूपता पाई जाती है। सामान्य मनोविज्ञान व्यक्ति के जीवन की सामान्य जो स्थिति है उसी के ऊपर अवलोकन करता है। उसमें कोई जटिलता नहीं होती है, किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं होता है। लेकिन जो असामान्य मनोविज्ञान है उसके अंतर्गत व्यक्ति के अंतर्गत जो विविधताएं पाई जाती हैं, उन विविधताओं में व्यक्तियों की, असामान्य व्यक्तियों की जो साइकोसिस, न्यूरोसिस और मानसिक दुर्बलताएं और चरित्र संबंधित जो कमजोरियां पाई जाती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। आप साइकोसिस व्यक्ति और न्यूरोसिस व्यक्ति में थोड़ा बिल्कुल अपोजिट होते हैं, अंतर होता है। वो ये होता है कि साइकोसिस व्यक्ति जो होते हैं वे उनमें जो कमी होती है उस कमी को जानते हुए भी स्वीकार करने में सहमत नहीं होते हैं। लेकिन न्यूरोसिस व्यक्ति वो होते हैं जो किसी कारणवश या परिस्थितिवश इस स्थिति को प्राप्त करते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं मालूम भी होता है कि हमारे साथ ऐसा किस कारण से हुआ है, और उस बात को जब वे दूसरे व्यक्तियों के साथ बांटते हैं और उसको समझते हैं या डॉक्टर का उपचार लेते हैं, विविधतापूर्ण पारिवारिक सहयोग को प्राप्त करते हैं, उसके तहत उनमें सुधार लाया जा सकता है। लेकिन जो इस तरह के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं, सबसे ज़्यादा देखने और विचारणीय बात होती है कि ये व्यक्ति ना तो इनको महसूस होता है न किसी प्रकार से ये अपनी बात को स्वीकार करते हैं। इसी तरह जो विकास होता है वह विकास भी व्यक्तित्व का जो विविध मनोविज्ञान को अगर देखें तो कई तरीके से होता है। संपूर्ण दृष्टि से देखें और अगर हम समाज के और बच्चों के आधार पर अगर देखते हैं तो जो बाल मनोविज्ञान है उस मनोविज्ञान के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो व्यक्ति का जो एक बालक है, सामान्य बालक, उसका विकास कई प्रकार से होता है। वह बालक यानी उसके जन्म से पहले की अवस्था, उसके बीच की अवस्था और उसके बाद में विकास की अवस्था के पश्चात यानी प्रौढ़ अवस्था, यानी संपूर्ण अवस्थाओं के अंतर्गत उसमें कौन कौन से बदलाव आए, उसमें कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई, उसमें कौन से संवेगात्मक परिवर्तन उत्पन्न हुए, उन सब के बारे में, उसकी व्यक्तित्व की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में इसका अवलोकन और अध्ययन किया जाता है। इसी तरह विकास भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के आधार पर किया जाता है कि यानी उसका जो विकास हो रहा है वह कौन सी समस्याओं के बीच हो रहा है, किस वर्ग का है, कैसी जाति धर्म का है और किस प्रकार से उसको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन सब के तहत ही समाज के विकास के आधार पर अगर हम देखते हैं तो समाज के अंतर्गत हम अगर जाएं तो उसका जो ये समूह गतिशीलता, नेतृत्व, सामाजिकरण और प्रेरणा आदि के आधार पर ये देखा जाता है। यानी मनोविज्ञान एक व्यक्ति को समाज में रहने के लिए, सोशलाइजेशन के लिए और नेतृत्व यानी लीडरशिप के लिए कैसे योगदान, काबिलियत प्रदान करता है, क्योंकि परिवार और समाज में रहकर ही तो व्यक्ति सब कुछ सीखता है। वहीं पर बाल्यकाल से लेकर के
स्कूल लेवल से, अपने परिवार से लेकर के वह आगे जब शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ता है, तो धीरे धीरे एक एक पद यानी एक एक स्टेप वन बाय वन अपने क्रमानुसार वह आगे की ओर बढ़ता चला जाता है, और इसी तरह उसमें नेतृत्व की भावना भी अग्रसर होती चली जाती है। उस दौरान वह विविध गतिविधियों में शामिल होता है, चाहे वह विद्यालयी हो, चाहे वे किसी भी प्रकार की हो। उन गतिविधियों में शामिल होना ही जो ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं, उन ग्रुप एक्टिविटीज़ के दौरान यह देखा जाता है कि उसमें कहीं असामान्य स्थितियां तो नहीं हैं, वह सबको साथ लेकर कैसे चलता है, किस तरह की उसमें भावना है, समायोजन, त्याग आदि चीज़ों को देख करके उसका आकलन किया जाता है। और समूह गतिशीलता, ये समूह गतिशीलता जो मोबिलिटी है, वह भी इस समाज में रहते हुए समाज मनोविज्ञान के द्वारा, सामाजिक मनोविज्ञान के द्वारा जांचने का प्रयास किया जाता है। व्यक्तित्व के साथ साथ इसमें अब जैसे सैन्य मनोविज्ञान है, सैन्य मनोविज्ञान में क्या होता है कि मिलिट्री जो शासन है, मिलिट्री जो व्यवस्था है, उसका अपना प्रशासन और अपनी व्यवस्था होती है। उस आधार पर अगर किसी अधिकारी का, किसी व्यक्ति का, क्योंकि ये हमारा देश का सुरक्षा का बहुत बड़ा पार्ट होता है, इसमें सामान्य व्यक्तियों का चयन नहीं होता है, इनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, और स्पेशल ट्रेनिंग के दौरान ही इसमें यह बताया जाता है कि एक अफसर को किस प्रकार का कार्य करना है और एक सामान्य व्यक्ति में कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए जो उसको इस कार्य की ओर प्रेरित करती हों। इस तरह से उसको अधिकारियों के चुनाव में, उनके प्रशिक्षण में किसको आपको पदोन्नति देनी है और किसको नहीं देनी है, इस सब का ज्ञान इसके द्वारा, सैन्य मनोविज्ञान के द्वारा दिया जाता है कि अगर तबादला भी करना है तो हमें किस व्यक्ति का करना है और क्यों करना है, किस लिए करना है। अब इसके बाद में है राजनीतिक मनोविज्ञान। राजनीतिक मनोविज्ञान में भी, राजनीतिक मनोविज्ञान में मनोविज्ञान की यह भूमिका होती है कि कौन सी हमें संरचना बनानी है, किस तरह से उसको व्यू को तैयार करना है, सदस्यता कैसे मिलेगी, और संपूर्ण जो समूह की जो पार्टियां हैं, उन पार्टियों को हम कैसे एकत्रित करें और उन समस्याओं से संबंधित निदान और उनका निराकरण कैसे करें। क्योंकि वृहद स्तर पर बहुत सी पार्टियां होती है, उनमें मतदान प्रक्रिया, उनका इकट्ठा करना, उनके चुनाव और उनके संबंध में निष्कर्ष निकालना। इसके बाद में गणितीय के अंतर्गत व्यक्ति को यह देखना है कि मापन और जो गणित की जो आंकड़े और सांख्यिकी हैं, उन सबको देखने के लिए उनके आधार पर जो कार्य प्रणाली की जाती है, उस कार्य प्रणाली को कैसे देखा जाए। उसके लिए हमें तथ्यों का, जैसे प्रश्नावली, ग्राफ आदि का निर्माण करना पड़ता है। उन एकत्रित आंकड़ों के तहत हमें इस सबकी मनोविज्ञान की सहायता से जांच करनी पड़ती है, ताकि हम ये देख सकें कि सामाजिक अंतःक्रिया कितनी हुई है, किस प्रकार उन्होंने अपने विषय में इसका योगदान दिया है। इसके अतिरिक्त इसमें हम अगर देखें विद्यालयी आधार पर भी इसको हम इस प्रकार देख सकते हैं, दैहिक मनोविज्ञान के आधार पर भी इसको देख सकते हैं। दैहिक मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यक्ति को यह देखना है, दैहिक मनोविज्ञान में व्यक्ति का यह देखा जाता है कि उसका विकास की अवस्थाएं क्या क्या हैं। उसके अंतर्गत उसका ये देखा जाता है कि उसका आंतरिक और बाह्य वातावरण कैसा है, अवस्थाओं के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता है, उसके निर्णय, नेतृत्व आदि की समस्याओं को सोचा जाता है। और समाज प्रयोग और इन सब के आधार पर नैदानिक, क्लिनिकल, अगर किसी समस्या का कोई समाधान नहीं है तो यानी कौन कौन सी परीक्षाएं लेनी है। विविध क्षेत्रों से संबंधित मनोविज्ञान ये हमें बताता है कि अगर शिक्षा से संबंधित कोई समस्याएं हैं तो हमें उनका कैसे निदान करना है, परीक्षण कैसे करना है, और प्रयोग के आधार पर उन निदानों को जोड़ करके और इस कार्य को संपन्न करने का प्रयास किया जाता है। अब इसके बाद में इसको समझाने के लिए जो विविध विधियां हैं, उन विधियों को कैसे प्रयोग में लिया जाता है, उसको हम आपको आगे समझाएंगे।